प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। कक्षा 9th विषय गणित अध्याय 7 त्रिभुज की हम एक्सरसाइज 7.1 यानी इसके अंदर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सब ज़्यादातर सिद्ध करना बताया हुआ है। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सर्वांग समता तथा सर्वांग समता से संबंधित कुछ नियम। देखिए, इसके लिए हम जो सर्वांग समता की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सर्वांग समता क्या होती है। अब सर्वांग समता का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों, देखो कि सर्वांग समता यानी सर्वांग सम, एक तो होता है सर्वांग सम और एक होता है सर्वांग समता। यानी सर्वांग सम का मतलब ऐसी कोई दो आकृतियाँ जिसका नाप व आकार एक हो, उसे सर्वांग समता कहते हैं। यानी सर्वांग सम, जैसे कोई भी पासपोर्ट साइज का फोटो आपका, जैसे पासपोर्ट साइज का फ़ोटो हर एक का बराबर, मतलब पासपोर्ट साइज आप खुद का, मतलब आप 10 कॉपी निकलवाते हैं तो वो पासपोर्ट की जो साइज होती है, तो सभी फ़ोटोओं की ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखने पर पीछे वाली आकृति छिप जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। इसको हम सर्वांग समता कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित की पुस्तक यानी गणित की पुस्तक, अब गणित की पुस्तक को अगर 9th कक्षा की सभी गणित की पुस्तकें अगर ले लें तो इसका नाप और इसका आकार सभी का एक जैसे होगा, अर्थात ये आकृतियाँ क्या कहलाएगी, सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाएगी। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस सर्वांग समता या सर्वांग सम आकृतियों में कुछ नियम है। उसी नियम के आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि सर्वांग समता किस प्रकार से, मतलब एक आकृति दूसरी आकृति पर अध्यारोपित करने पर अगर छिप जाती है तो वह सर्वांग समता कहलाती है। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, भारत का नक्शा। अब इसमें एक और होता है समरूपता। समरूपता में क्या होता है, समरूपता ये भी इसका ही एक प्रतिरूप है, लेकिन वो दोनों में अंतर है। सर्वांग समता और समरूपता में अंतर है। समरूपता का अर्थ होता है कि एक जैसी आकृति है लेकिन एक बड़ी है और एक छोटी है। जैसे ये आकृति देख लो, अब ये छोटी दिखाई दे रही है, बड़ी है, और ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है तो दोनों वर्ग ही है, लेकिन दोनों की आकृतियाँ बड़ी छोटी है, इसीलिए ये समरूप है। ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, इसलिए समरूप है। और अगर इसी को मैं अगर सर्वांग समता से बता सकता हूँ सर्वांग समता यानी सर्वांग समता का अर्थ होता है कि एक जैसी ही आकृति दो दीदे जैसे ये भी 4 सेंटीमीटर का वर्ग है और ये भी 4 सेंटीमीटर का वर्ग है। अब देखो, इसका दोनों नाप और आकार अगर मैं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करता हूँ तो दोनों का आकार व नाप एक जैसा आता है, इसीलिए ये दोनों आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार अब हम सर्वांग समता के कुछ नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नियम। जैसे पहला नियम है, अभिकृति 7.1 बता रहा है हमको, और वो कह रहा है, एक अभिकृति है SAS सर्वांग समता नियम। यानी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और
उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, यानी एक त्रिभुज है और इसकी कोई भी दो भुजाएं, जैसे ये भुजा एक ए बी सी, अब ये भुजा और ये भुजा, तो ये भुजा तो ऐस हो गई, ये भी भुजा ऐस हो गई और इसके बीच का कोण ये एंगल हो गया। तो अर्थात अगर दो भुजाओं के बीच का कोण कोई भी दूसरे त्रिभुज के भी दो भुजाओं के बीच का कोण अगर बराबर है तो ये सर्वांग समता का SAS नियम कहलाता है। SAS नियम कहलाता है। इस परिणाम को इससे पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता है और इसीलिए इसे एक अभिव्यक्ति के रूप में सत्य मान लिया गया है। अब हम और कुछ उदाहरण लेते हैं और इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सर्वांग समता का नियम लागू होता है। तो आकृति 7.8 एक प्रश्न ले रहे हैं। OA बराबर OB और OD बराबर OC हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AOD सर्वांग-सम है BOC। अब देखिए सर्वांग समता का जो निशान है, चिन्ह है, वह दो बराबर का चिन्ह और ऊपर एक लहराती हुई लाइन है। तो इस प्रकार इसको सर्वांग समता का चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये इस प्रकार व्यक्त कर देते हैं। तो अभी इसको अपन को सर्वांग समता का बताना। और दूसरा प्रश्न कहता है कि AD समानांतर है BC। तो अब इसके लिए देखो चित्र देखेंगे सबसे पहले कि चित्र अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे कि OA, ये OA बराबर है OB। दूसरा कह रहा है OC बराबर है OD। अब देखिए कोई भी दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, उसकी दो भुजाएं, इस दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं भी समान हैं। अब इसके बीच का कोण देखते हैं कि कोण, देखिए इस प्रकार हम इस प्रश्न को, पहले प्रश्न को सिद्ध करने के लिए कि त्रिभुज AOD सर्वांग-सम है त्रिभुज BOC के, तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC देखेंगे और इसमें से जो दिया हुआ है वो ऐसे कैसे लिख लेंगे। जैसे दिया हुआ है OA बराबर OB, OD बराबर OC, ये अपन पीछे लिखेंगे दिया गया। साथ ही क्योंकि इसमें कोण भी देखेंगे कि कोण AOD और कोण BOC शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म है, यानी ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और इसीलिए अतः कोण AOD कोण BOC क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर हो। तो देखिए हमारे पास में जैसे हमने अभिव्यक्ति कहती थी, हमारे नियम कहता था SAS सर्वांग समता का नियम लागू आ गया। इसके अंदर दो भुजाएं बराबर और इसके बीच का कोण बराबर, अर्थात मैं इसीलिए इसको लिख सकता हूँ, इसीलिए त्रिभुज AOD सर्वांग-सम है त्रिभुज BOC, अर्थात SAS सर्वांग समता के नियम के द्वारा मैं कह सकता हूँ कि ये सर्वांग सम है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न कहता है कि सर्वांग-सम त्रिभुजों के AOD और BOC में अन्य संगत भाग भी बराबर होंगे, अतः कोण OAD बराबर है कोण OBC, परंतु ये रेखाखंड AD और BC के लिए एक एकांतर युग्म कोण भी बनाते हैं। तो इस प्रकार एकांतर युग्म कोण बनाते हैं, अतः मैं कह सकता हूँ कि AD समानांतर हैं BC। अर्थात हमने कहे प्रश्न अनुसार हमने ये सिद्ध कर दिया है कि AD समानांतर हैं BC, क्योंकि ये एक, जैसे ये आकृति बनी हुई है तो एक एकांतर कोण बताता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया था, ये एकांतर कोण कहलाते हैं ये। और ये ही आगे जाके देखो एक वापस त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो ये वापस उल्टा एकांतर कोण बन जाएगा।
अर्थात ये दोनों कोण बराबर हो गए। रेखाखंड AD और BC के लिए एकांतर कोणों के युग्म बनते हैं, और इसीलिए मैं कह सकता हूँ युग्म बनते हैं, इसीलिए AD समानांतर हैं BC। इसी प्रकार दूसरा प्रमेय देखते हैं। इसको SAS के स्थान पर एक वापस इसका उल्टा आता है, ASA सर्वांग समता नियम। अब ASA का मतलब एक भुजा पर, ये जैसे भुजा है, और इस भुजा पर बने दो कोण, जैसे ये A है, ये B है, या P ले लो, इसको Q ले लो, और इस भुजा पर बने दो कोण अगर दूसरे त्रिभुज की भुजा पर बने कोण दो, ये AA हो गया, ये S हो गया, अर्थात ASA दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा बराबर हो, तो ये भी सर्वांग समता का नियम है, ASA नियम। तो इस प्रकार से अब हम इसको सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे, इसकी उत्पत्ति लिखेंगे। इसमें भी हमें दो त्रिभुज ABC और DEF दिए हुए हैं, ये जैसे बना दिए हमने, ये ABC और दूसरा बना दिया DEF, यानी ABC और DEF। अब इसमें कोण B बराबर है कोण E, ये कोण बराबर है, C बराबर F, ये C बराबर F, और BC बराबर ये भुजा और EF बराबर हैं। हमें त्रिभुज ABC सर्वांग समता त्रिभुज DEF सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए देखिए कि यहाँ तीन स्थितियाँ संभव हो सकती हैं। मान लीजिए AB बराबर DE है, AB बराबर अगर DE, ये भी हो सकती है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो सकती है, आकृति में आगे बताया होगा। तो स्थितियाँ इसकी बहुत सारी बनती है। तो पहली स्थिति में देखेंगे। अब आप क्या देखते हैं, आप देख सकते हैं कि AB बराबर DE है, तो इसमें कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, दिया हुआ। दूसरा, भुजा BC बराबर EF हो जाएगी, अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF, और कौन से नियम से? SAS नियम के द्वारा। अर्थात इसमें देख सकते हैं, देखो ये जैसे ये भुजा दी हुई है और ये कोण बराबर है, ये भुजा दी हुई और ये कोण और ये कोण बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर। अब इसके अंदर दूसरी एक स्थिति बनती है, वह है, मान लीजिए यदि संभव है तो AB बड़ा है और D छोटा है, इसीलिए हम AB पर एक बिंदु P ऐसा ले सकते हैं कि PB बराबर DE हो जाए, यानी PB ये और DE ये दोनों बराबर हो जाए। अब ये इतना सा त्रिभुज ले लिया हमने, तो इस प्रकार इसको भी हम देखेंगे कि अब त्रिभुज PBC और त्रिभुज DEF में देखेंगे कि PB बराबर DE है, ये रचना से प्राप्त हो गया। कोण B बराबर कोण E है, ये दिया गया है आपके, और एक और दिया हुआ है BC बराबर EF। तो भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज PBC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF, SAS सर्वांग समता अभिव्यक्ति द्वारा। चूँकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसीलिए इनके संगत भाग बराबर होने चाहिए, अर्थात कोण PCB बराबर है कोण DEF, परंतु हमें दिया है कि कोण ACB बराबर है कोण DFE। अतः
कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण PCB, परंतु क्या ये संभव है? यह तभी संभव है जब P बिंदु A के साथ संपाती होगा, यानी BA बराबर ED होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PBC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF अर्थात S से S सर्वांग समता अभिग्रथि द्वारा। चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसीलिए इनके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर होने चाहिए। अतः कोण PCB बराबर है कोण DFE। परंतु हमें दिया गया है कि कोण ACB बराबर है कोण DFE, अतः कोण ACB बराबर कोण PCB, परंतु क्या ये संभव है? तो ये तभी संभव होगा कि इसमें भी ये संपाति PA के साथ संपाति होगा जब, अर्थात BA बराबर ED, अर्थात ऐसे अभिव्यक्ति द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है DEF। देखो प्रिय विद्यार्थी, इसके अंदर दो नियम में आपको मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि आपको तो दो भुजा के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के भी दो भुजा के बीच का कोण अगर बराबर दिखाई दे, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा और ये भुजा बराबर, उसके बीच का कोण तो आप बता देंगे SAS नियम। और अगर कोई त्रिभुज अगर इस प्रकार से है कि एक भुजा दी हुई है और दो कोण दिए हुए हैं, और दूसरा त्रिभुज भी है और एक भुजा पर दो कोण दिए हुए हैं, तो हम ASA नियम से हम कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है। कुछ और सर्वांगसमता के नियम है वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, हम उसमें बताएंगे। फिर एक प्रश्न लेते हैं कि एक प्रश्न कह रहा है, और ये प्रश्न कह रहा है कि मतलब इसी से संबंधित प्रश्न है। रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समानांतर हैं और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। देखिए आकृति में, तो बताइए कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज DOC। सेकंड कह रहा है O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। अर्थात फर्स्ट प्रश्न को, इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें भी सर्वांग समता की जांच करनी है। तो देखेंगे त्रिभुज AOB और DOC में विचार कीजिए। कोण ABO अर्थात ABO, कोण DOC AOB यानी ये वाला कोण, और ये वाला कोण यानी AOB ये वाला कोण, और DOC ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए आपस में बराबर है। OA बराबर OD आपको दी गई है। इस प्रकार से अगर ये कोण है और दूसरा हम इसी भुजा पर बना कोण ले लेते हैं, ये वाला संगत कोण यानी कोण CDA हमने ले लिया। तीसरा कोण CDA यानी ये वाला कोण दो बताया हुआ जो, और ये वाला कोण ये एकांतर कोण है। देखो बताया हुआ है, देखो एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और दिया हुआ सब बता दिया था। त्रिभुज AOB सर्वांगसम है DOC AAS नियम द्वारा, यानी इसको AAS भी लिख सकते हैं, ASA भी लिख सकते हैं। अर्थात दूसरा प्रश्न जब सिद्ध करेंगे कि OB बराबर OC, तब ये भुजा भी बराबर है कि नहीं, हम जांच करनी। अर्थात O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है इसका, तो हम कह सकते हैं कि ये भी बराबर होगी बाई सिप्पिसिटी नियम। सिप्पिसिटी नियम के अनुसार ये अगर इसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु O है, अर्थात ये भुजा भी क्या होगी, आपस में समान होगी। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, मैंने सर्वांग समता के दो नियम बताए। पहला
SAS, दूसरा ASA या फिर AAS भी कह सकते हैं इसको। इसके दो नाम हैं, इसके कोई दो नाम नहीं है। तो इस नियमों के अनुसार आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उस प्रश्न के अनुसार आपको प्रमेय के जैसे सवाल करना है। और देखिए, मैं वापस प्रमेय के जैसे बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, शुरुआत के अंदर ही वापस वीडियो पूरा देखें और इस प्रमेय के अनुसार इसकी आप उत्पत्ति लिखें और उत्पत्ति में आपको दिया गया लिखना है। उत्पत्ति में विशेष क्या नियम आ रहा है वो बताना है। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो लिखें, और नहीं तो अपने दोस्तों में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा अपने सहपाठी कोई मित्र ये दूसरे शहर में भी रहते हैं तो उनको भी बताएं कि देखो, हमारे विद्यालय के सर हैं मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं। इस प्रकार थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।